तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार। सिर्फ आपके लिए फावर खबर शुरू करते हैं और सभी चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फावर चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे से मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा है कि व्यक्तिगत रूप से विकास कार्य का क्रेडिट ना लें, सारा काम राज्य सरकार करती है। वहीं राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर क्रेडिट लिए जाने के सवाल पर कहा कि कौन सा क्रेडिट, हम लोगों को नौकरी देना था, हमारी सरकार दे रही है, सब लोग इस बात को देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में साड़ी कारोबारी के 17 वर्षीय छात्र की हत्या को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। जिस परिवार के जवान बेटा चला गया हो उस पर क्या गुजर रहा होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस से पॉलिटिकल काम लेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 नवंबर यानी शुक्रवार को गोरखपुर जाएंगे। इस दौरान वो करीब 271 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल के किनारे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 संस्थानों को 221 करोड़ रुपए की लागत से बने 89 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। यूपी के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र छात्राओं की पढ़ाई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो से करवाई जाएगी। इसके अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय जैसे पंजाबी भाषाओं में पढ़ाई करने वाले बच्चे भी इसका लाभ ले सकेंगे। इस बारे में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग बेहद परेशान हैं। हवा खराब होने से दिल्ली वालों को सांस लेने में काफ़ी तकलीफ और आंखों में जलन की शिकायत हो रही है। पिछले 5 दिनों से हवा की गुणवत्ता बेहद ख़राब हो गई है। आपको बता दें कि 1 नवंबर से ही दिल्ली में डीजल बसों की एंट्री बैन कर दी गई है। साथ ही अब दिल्ली के कई इलाकों में निर्माण कार्य पर भी रोक लगने जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के जेडीयू के कोर वोट बैंक लवकुश को तोड़ने में जुटी भाजपा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को सामने रखकर एक गेम प्लान बनाया है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पटेल जयंती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में ऐलान किया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती तो पटेल की 243 फीट ऊंची प्रतिमा बिहार सरकार बनवाएगी। कर्नाटक कांग्रेस में आंतरिक कलह बढ़ती ही जा रही है और उसे थामने के लिए दिल्ली से केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला अचानक ही बेंगलोर पहुंच गए हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार से बुधवार को मुलाकात की है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर कई बयान दिए गए थे और इससे पार्टी के भीतर कलह साफ दिख रही थी। सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर का योगी कैबिनेट में मंत्री बनना तय हो गया है। बुधवार को दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा के साथ बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी गई है। कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले ही कैबिनेट का विस्तार होगा और ओपी राजभर के अलावा 2-3 अन्य लोगों को भी मंत्री बनाया जाएगा। तमिलनाडु के स्टालिन सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच तनातनी इस कदर बढ़ गई है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। स्टालिन सरकार का कहना है कि राज्यपाल जनता के हित और इच्छा को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी नहीं मिल रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर मांग की है कि राज्यपाल को समय सीमा के भीतर विधेयकों को मंजूरी देने का निर्देश दिया जाए। एप्पल के आईफोन इस्तेमाल करने वाले असउद्दीन ओवैसी, महुआ मोइत्रा, शशि थरूर और राघव चड्ढा समेत कई नेताओं ने मंगलवार को एक वार्निंग मैसेज शेयर किया और आरोप लगाया है कि उनकी टैपिंग हो रही है। असउद्दीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने एप्पल के वार्निंग मैसेज को शेयर किया जिसमें लिखा था कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर अटैकर्स की ओर से टारगेट किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार को तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को अंतरिम जमानत दे दी है। आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम में घोटाला मामले में उन्हें 4 हफ्ते के लिए बेल मिली है। आपको बता दें कि जेल में 53 दिन गुजारने के बाद नायडू बाहर निकले हैं। बाहर निकलने पर नायडू के परिवार, पार्टी नेताओं और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। पश्चिम बंगाल में डेंगू के मरीजों की आंकड़ों ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो पश्चिम बंगाल में इस साल 24 अक्टूबर तक डेंगू के 76,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। ये 2022 में दर्ज किए गए डेंगू के मामलों से अधिक है। शिवसेना यूबीटी समूह के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल दी है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मराठा आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाना चाहिए। ठाकरे ने कहा है कि इस मुद्दे को लोकसभा में सुलझाया जा सकता है।
तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने 2 नवंबर को लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होने पर उसे चुनौती देने का अपना इरादा जाहिर किया है। उन्होंने समिति के पास आपराधिक मामले में क्षेत्राधिकार नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा है कि वो उस दिन सारे झूठ का पर्दाफाश कर देंगी। करवा चौथ के दिन ही एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट लगा है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर 100 रुपये से अधिक महंगा हो गया है। ये बढ़ोतरी 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर में हुई है, यानी इसका इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को झटका लगा है। फोन में जासूसी के मामले को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि हमने अडानी के मुद्दे पर सरकार को इस तरह से घेरा है कि सरकार अब जासूसी करने पर उतर आई है। सरकार में अडानी नंबर 1 पर और पीएम मोदी नंबर 2 पर है, अमित शाह नंबर 3 पर आते हैं। देश की सत्ता अडानी के हाथों में है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। साथ ही कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि आप चाहे कितनी ही जासूसी क्यों ना करवा ले, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आपको फ़ोन चाहिए तो मेरा फ़ोन लेकर जाइए, करिए जासूसी, ऐसा राहुल गांधी ने कहा है। इसराइल और हमास के बीच छिड़े युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रस्ताव पर मतदान से भारत की दूरी की कांग्रेस ने निंदा की है। मोदी सरकार के स्टैंड पर बरसते हुए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस गैर हाजिर रहने का कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों से इसराइल और उस हमले के लिए बदला ले रहा है जिससे उनका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि गाजा पट्टी को 1.5 दशक से इसराइल ने खुली जेल बना दिया है। यह ऐसा समय है जब मानवता की परीक्षा हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बड़े उथल पुथल के आसार है। विधायकों की अयोग्यता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को 31 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि बागी विधायकों को लेकर दायर याचिकाओं पर दिसंबर के अंत तक फैसला लें। मराठा आरक्षण के लिए चल रहे आंदोलन ने हिंसक रवैया इख्तियार कर लिया है। इस बीच महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने आंदोलन को शांत कराने के लिए 3 सूत्रीय फॉर्मूले पर बढ़ने का फैसला लिया है। राज्य के कई हिस्सों में सोमवार को मराठा आंदोलन हिंसक हो गया और एनसीपी के विधायक प्रकाश सोलंकी के आवास पर भीड़ ने हमला बोल दिया। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरक्षण को लेकर बनाई गई सब कमेटी की मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में 3 फैसले हुए हैं जिस पर एकनाथ शिंदे सरकार अमल करके मराठा आंदोलन को शांत कराने की योजना बना रही है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार पर निकले केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति के सांसद के प्रभाकर रेड्डी पर एक शख्स ने चाकू से हमला कर दिया है। शख्स ने यह हमला सिद्दीपेट में उस वक्त किया जब बीआरएस के सांसद कैंपेन पर निकले थे। आपको बता दें कि चाकू मारने वाले शख्स की पहचान जी राजू के तौर पर हुई है और उसे तुरंत ही दबोच लिया गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जापान दौरे पर है। इस बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव के जापान दौरे को लेकर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वो बिहार को बदहाल कर जापान केवल मौज मस्ती के लिए गए हैं।